दोस्तों, एक बार एक क्रांतिकारियों के गैंग में लड़कियों की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। इसीलिए वो लोग 100-200 हॉट कड़क कड़क लड़कियों को अपने गैंग में शामिल करने के लिए उन्हें अगवा करने का एक प्लान बनाते हैं और एक कंसंट्रेशन कैंप में धाबा बोल देते हैं। लेकिन आखिर तक क्या उनका ये प्लान सक्सेस होता है, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम टेरी नाम की एक अमेरिकन अभिनेत्री को एक बहुत अमीर आदमी का पकड़कर यानी उसके साथ एक पोकर क्लब में कदम रखते हुए देखते हैं। बारटेंडर की नजर उसके ऊपर पड़ते ही वो अपने आसपास के लोगों को बताता है, देख उस लड़की को देख, वो एक नंबर का चालू माल है। हर रोज यहाँ पर नए नए अमीर मर्दों के साथ आती है ये। मैंने सुना है इसका तो प्रधानमंत्री के साथ साथ और भी बहुत सारे अमीर हस्तियों के साथ चक्कर चल रहा है। उस बार में क्लसम नाम की एक सिंगर अपना गाना प्रस्तुत कर रही थी। इसी बीच वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि गिटार बजाने के लिए उसने डीजे जैंगो नाम के जिस आदमी को उठाकर लाया था वो तो कुछ अलग ही राग बजा रहा था। गुस्से में वो उसके गिटार को उठाकर पटक देती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर एक हथियार छिपा हुआ था। डीजे जैंगो और क्लसम नाम की वो लड़की फटाफट उस हथियार को उठाकर आम आदमियों को अपने निशाने पर ले लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों एक डाकू संगठन के लोग हैं जो लोगों को लूटने आए हैं। तब तक वहाँ पर उनके सारे लोग भी पहुँच जाते हैं और लोगों से उनके पैसे बटवा और उनकी सारी संपत्ति छीन लेते हैं। अब वहाँ से निकलते निकलते डीजे जैंगो टेरी को भी अपने कंधे पर लाद कर लेकर जाता है। वो लोग जिस जीप में लोड होकर आए थे वो हाउसफुल हो चुका था, इसीलिए वो लोग डीजे जैंगो को वहीं पर ही छोड़कर निकल लेते हैं। तब डीजे जैंगो टेरी को लेकर एक दूसरी गाड़ी को हाईजैक करता है। रास्ते में टेरी डरने के बजाय हंसते हंसते डीजे जैंगो से पूछती है कि वो उसे किस लिए अपने साथ लेकर आई, जिसमें डीजे जैंगो कहता है कि वो तो उसे अपने साथ अपने प्रोटेक्शन के लिए लेकर आया है। टेरी किसी के साथ भी लिपट जाती थी, इसलिए जैंगो अगर उसका फायदा भी उठा ले तो भी उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी। वो जैंगो से कहती है कि उसे सेक्स बहुत पसंद है और वो तो चाहती है कि जैंगो जैसे उसका बलात्कार करे। जैंगो शादीशुदा था और वो उसके गुफा में अपना सामान रखना नहीं चाह रहा था, इसीलिए वो उसकी बलात्कार करने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो कोई बलात्कारी या फिर लुटेरा नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी है। दूसरी तरफ तब तक उनके पीछे पुलिस पड़ चुके थे, इसीलिए डीजे जैंगो गड्डी को एक ब्रिज के पास रोककर पानी में कूदकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। इधर पुलिस टेरी को उन गुंडों की सहयोगी समझकर उसे अपने हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में टेरी उन्हें समझाने के बजाय उन्हें अपना अकड़ दिखाती है क्योंकि उसका जिन जिन लोगों के साथ चक्कर चल रहा था वो लोग बहुत अमीर थे और वो लोग उसकी लेने के लिए उसे किसी भी हालत में जेल से छुड़ा लेंगे। खैर, अगले दिन पुलिस टेरी और कुछ गुनहगार औरतों को एक कंसंट्रेशन कैंप में लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे गुनहगार औरत थे और रीना नाम की एक पागल लड़की भी थी। सभी कैदियों के आ जाने के बाद रोको नाम का एक गार्ड उन सभी को जोर जबरदस्ती एक लाइन पर खड़ा करता है। थोड़ी देर में वहाँ पर जेलर जैम्पा आकर उन्हें उस जेल की सारी नियम कानून सिखाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर किसी को कोई स्पेशल तरफदारी नहीं मिलेगी। जेल में जो खाना जो कपड़े मिलेंगे वही खाना और पहनना पड़ेगा। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कुश्ता कुश्ती नहीं करेगा और अगर किसी ने जेल से भागने की कोशिश की तो उसके पीछे कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। दूसरी तरफ डीजे जैंगो गिरते पड़ते तैरते तैरते एक किनारे पर पहुंचता है जहां पर उसके तहखाने से मछलियां निकलती है। वो लगातार 2 दिनों तक पहले झाड़ियों से, फिर कबीलों से, फिर जंगलों से होकर अपने लोगों के पास यानी अपने अड्डे पर पहुंचता है। उसे देखकर उसकी बीवी खुश होने के बजाय उसके मुंह पर गू फेंक कर मारती है और उसके ऊपर ये आरोप लगाती है कि वो उस टेरी नाम की महिला के साथ 2 दिनों तक कहाँ गुलछड़े उड़ा रहा था। डीजे जैंगो 2 दिनों तक कड़ी तपस्या करके यहाँ पर आया था और बदले में उसकी बीवी उसे ताना दे रही थी, इसीलिए यहाँ पर उन जोड़ों के बीच में गर्मा गर्मी शुरू हो जाता है और वो दोनों सुअर के आराम करने वाले कीचड़ में गिर जाते हैं। इसके बाद जैंगो से गोदी में उठाकर अपने झोपड़ी में लेकर जाता है और उसे रगड़ देता है। बाहर से बिस्तर के कचकच की आवाज एस और एक डाकू सुन रहा था। वो दोनों जवानी से भरपूर थे लेकिन उनके पास ज्यादा लड़कियां नहीं थी, इसीलिए उन दोनों ने आज तक किसी को नहीं रगड़ा था। उनके गैंग के और भी बहुत सारे लोग वर्जिन थे, इसीलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि वो दोनों 100-200 हॉट कड़क कड़क लड़कियों को अगवा करके यहाँ पर लाएंगे। इधर जेल में रोको सभी औरतों को उसके सामने नंगा होकर नहाने के लिए धमकी देता है और ऐसा ना करने पर वो उनके साथ जोर जबरदस्ती भी करता है। थोड़ी देर बाद कैदियों की नेता बुल जोन्स टेरी को अपने कुटिया पर स्वागत करती है और उसे अपने बिस्तर पर बिठाकर बाकी कैदियों के साथ उसकी परिचय करवाती है। टेरी यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बताती है कि वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन ही इस जेल में रहेगी क्योंकि उसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है जो उसके पीछे अपना सामान डालने के लिए उसे जेल से छुड़ा ही लेंगे। उसके इस टिप्पणी को सुनकर सुनहरे बालों वाली लड़की कार्ला उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अच्छा क्या तुम सभी के साथ सोती हो, जो कहकर वो उसके ऊपर एक प्रोस्टिट्यूट होने का लेवल चढ़ा देती है।
खैर इसी बीच टेरी की नजर अपने सामानों के ऊपर जाता है जो कि वहाँ से गायब था। अब अपने सामानों को गायब देखकर उसका खून खौल जाता है और वो गुस्से में उन सभी से अपने सामानों के बारे में पूछती है। यहाँ पर मिकी नाम की एक महिला उससे ये कहकर अपना पीछा छुड़ाती है कि उसके सामानों की चोरी होने का जिम्मेदार यहाँ पर कोई नहीं है। टेरी जब इस चोरी के बारे में जेलर को बताने के लिए जा रही थी तभी एक लंबा कैदी कैरन उसके रास्ते में एड़ा बनकर खड़ी हो जाती है और उसे ऐसा ना करने के लिए चेतावनी देती है क्योंकि इससे वो सभी औरत मुसीबत में पड़ सकती थी। अगले दिन उन सभी औरतों को दिहाड़ी मजदूरी करवाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर कार्ला टेरी को बिग बर्ड केज के बारे में बताती है जो कि एक विशाल मशीन है जिसे जेलर जैम्पा ने गन्ने का रस निकालकर चीनी बनाने के लिए बनाया है। यहाँ पर गुलाम औरतों से मजदूरी करवाकर बोले तो उनसे चरखा घुमाकर गन्ने का रस निचोड़ा जाता है। कुछ औरतों को सबसे जोखिम भरा काम टावर के ऊपर चढ़कर भी करना पड़ता था जिसमें जान जाने का खतरा भी सबसे ज्यादा था। खैर आगे नारियल से छिलका उतारते वक्त बुल जोन्स टेरी को उनके साथ अच्छे से तालमेल मिलाने के लिए उसकी काफी प्रशंसा करती है। अब टेरी के वहाँ से जाने के बाद कार्ला भी उन सभी औरतों के सामने टेरी की काफी प्रशंसा करती है। उधर रीना नाम की एक लड़की बांस की लकड़ियों से बना हुआ एक टोकरी को टावर के ऊपर चढ़ा रही थी। ऊपर पहुंचकर वो अपनी जान देने की कोशिश करती है लेकिन वो इसमें असफल रहती है। इधर से जेलर जैम्पा भी ये सब कुछ देख लेते हैं और वो रीना को एक पागल समझकर उसे पागल खाने में डालने के लिए कहते हैं जहाँ पर उसी की तरह ही और भी मानसिक रूप से बीमार कैदियों को रखा जाता था। खैर उधर मिकी के पिछवाड़े में भी खुजली हो रही थी और वो उस लंबी औरत कार्ला के पीछे पड़ जाती है। वो उसे ये कहकर चिढ़ाती है कि उसके लिए जेल में जेलर को एक स्पेशल पिंजरा बनाना चाहिए। ये सुनकर कार्ला भड़ककर उसके ऊपर 2 हाथ चढ़ा देती है और बाकी महिलाएं बस उसे पकड़ते रह जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लॉसम डीजे जैंगो के पास आकर उससे उनके आने वाले क्रांति के बारे में पूछती है जिसमें डीजे जैंगो उसे बताता है कि जल्दी वो घड़ी आने वाला है जब वो लोग एक बड़ा सा हंगामा करेंगे। तभी वहाँ पर एस अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है और डीजे जैंगो को उनके 100-200 हॉट कड़क कड़क लड़कियों को अगवा करके उनके अड्डे पर लाने का प्लान बताता है। डीजे जैंगो के पूछने पर वो दोनों ये भी बताते हैं कि वो दोनों कंसंट्रेशन कैंप से कैदी लड़कियों को अगवा करेंगे। खैर दूसरी तरफ जेल के अंदर अस्पताल में एक कैदी डॉक्टर का ध्यान भटकाने के लिए उठपटांग हरकतें करती है और वही जीना नाम की और एक कैदी इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से शराब चुराने में कामयाब होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर और एक कैदी उसे ये करते हुए छिप छिप कर देख रही थी। उस कैदी का नाम लिन था जिसको अगले ही दिन जेलर जैम्पा सभी कैदियों के सामने अपने केबिन बुलाते हैं। टेरी भी ये सब कुछ देख रही थी इसीलिए वो और एक कैदी से इसके बारे में पूछती है जिसमें वो कैदी टेरी को बताती है कि जेलर जैम्पा कभी भी किसी भी औरत को अपने केबिन पर बुला लेते हैं और फिर वो उनके साथ क्या करते हैं उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उस रात कुछ कैदी जेलर के झोपड़ी के अंदर लाल बत्ती जलते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि जरूर जेलर लिन नाम की उस लड़की को रगड़ रहे होंगे। इधर झोपड़ी के अंदर लिन जेलर को उस दिन शराब चोरी के बारे में बताती है जिससे हमें पता चलता है कि लिन जेलर जैम्पा का गुप्तचर है। दरअसल जेलर ने लिन की बेटी को अगवा करके रखा है इसलिए मजबूरी में लिन को यह सब कुछ करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जेल में बुल जॉन सभी कैदियों को इकट्ठा करके उन्हें बताती है कि लिन उनके लिए शराब चुराने में कामयाब हुई है जिसके बाद वो सभी उस शराब का मजा लेने लगते हैं। तब तक वहाँ पर गार्ड्स आकर जीना को शराब चोरी करने के जुर्म में जोर जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाते हैं। इधर डीजे जैंगो क्लासम और एस अपने 100-200 लड़कियों को अगवा करने के प्लान को सफल करने के लिए एक पॉलिटिकल इवेंट में पहुँचते हैं जहाँ पर क्लासम सभी के सामने एक ग्रेनाइट फेंकती है। इससे वहाँ पर हड़कंप मच जाती है और इस गुनाह के लिए पुलिस क्लासम को कंसंट्रेशन कैंप में लेकर जाते हैं। अगले दिन कुछ सरकारी नौकर जेल के वातावरण की निरीक्षण करने के लिए जेल में आते हैं। उसी शाम को टेरी अपने झोपड़ी में सभी कैदियों को बताती है कि उन सरकारी ऑफिसर्स के मनोरंजन के लिए जेलर जैम्पा ने कुछ कैदियों को पार्टी में बुलाया है जिसमें टेरी और कुछ और कैदी भी शामिल थे। उसी रात टेरी रीना नाम की और एक कैदी के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। दरअसल उसका प्लान था कि वो उन ऑफिसर्स की मनोरंजन करके उनसे उस जेल से निकलने के लिए मदद की गुहार लगाएगी। लेकिन पार्टी में पहुंचते ही 2 ऑफिसर्स टेरी को पहचान लेता है क्योंकि टेरी का बहुत अमीर आदमियों के साथ अफेयर हुआ करता था। वो ऑफिसर्स जेलर जैम्पा को भी टेरी की असलियत बताते हैं जिसके बाद जेलर जैम्पा फटाफट टेरी को उस पार्टी से गायब करवा देते हैं। रीना इस पार्टी में भटकते भटकते उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर ऑफिसर्स कैदी महिलाओं के साथ रोमांस कर रहे थे। 2 ऑफिसर उसे भी पकड़ लेते हैं और उसे भी रगड़ने की कोशिश करते हैं। रीना वैसी औरत नहीं थी इसीलिए वो वहाँ पर पागलों की तरह हरकतें करती है जिस वजह से जेलर जैम्पा उसे पागल खाने में डाल देते हैं। अगले दिन जेलर जैम्पा पिछली रात के लिए सभी कैदियों को बहुत गुस्सा दिखाते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरीके से सजा देते हैं। इसी बीच एक दिन टेरी उस जेल से भागकर पास वाले गांव में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे मर्द थे। वो एक कॉल करने के बदले में उन्हें अपनी इज्जत देने के लिए भी तैयार थी। उधर जेल के सिक्योरिटी गार्ड टेरी को ढूंढते ढूंढते उस झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर फिर से जेल में लेकर आते हैं। जेलर जैम्पा टेरी के इस गुनाह के लिए उसके बालों को एक लकड़ी से बांधकर उसे 1 घंटे के लिए लटका देते हैं। इधर ब्लॉसम जेल के कैदियों को इकट्ठा करके उनका लीडर बन रही थी और
उधर उसका पति डीजे जैंगो भी भेष बदल कर जेल के पास वाले गाँव में पहुँच जाता है। इसी दौरान एक रात उसकी फिजिक्स को देखकर एक ऑफिसर उसके ऊपर बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। दरअसल वो ऑफिसर एक छक्का था। वो डीजे जैंगो के पीछे पीछे बाथरूम तक भी पहुंच जाता है और उसके सामानों का भी दर्शन करता है। इधर जेलर जैम्पा क्लासम को अपने केबिन बुलाते हैं और उसे उसके बारे में सब कुछ सच सच बताने के लिए कहते हैं। दरअसल जेलर जैम्पा को पता था कि क्लासम एक क्रांतिकारी है, लेकिन क्लासम यहाँ पर अपने बारे में जेलर जैम्पा को कुछ नहीं बताती। तब जेलर जैम्पा उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। उधर वो ऑफिसर डीजे जैंगो को कुछ काम दिलाने के लिए उसे जेलर जैम्पा के पास लेकर आता है। यहाँ पर पहले तो जेलर उसे कुछ काम देने के लिए तैयार नहीं थे, पर उस ऑफिसर के रिक्वेस्ट करने पर जेलर उसे छोटा मोटा एक काम दे देते हैं। इसके बाद वो ऑफिसर उसे घायल ब्लॉसम को उसके झोपड़ी तक छोड़ने के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं। झोपड़ी के अंदर टेरी भी लेटी हुई थी, जो डीजे जैंगो और ब्लॉसम को देखते ही उसे पहचान लेती है। थोड़ी देर बाद वो ब्लॉसम को ये कहकर ब्लैकमेल करती है कि वो उसकी असलियत जेलर को बता देगी, जिसमें ब्लॉसम उससे कहती है कि उसके पास यहाँ से भागने का एक योजना है और इसीलिए ही वो यहाँ पर आई है। अगले दिन डीजे जैंगो छिप छिप कर ब्लॉसम के साथ बातचीत करने में कामयाब होता है। वो उसे यहाँ से भागने के लिए पहले एक बड़ा सा दंगा करने के लिए कहता है। वहीं पर ही दीवार के पीछे हम लिन को देखते हैं, जो छिप छिप कर ये सब कुछ सुन रही थी। इधर जेलर जैम्पा जोर जबरदस्ती कैदियों से काम करवा रहा था। इसी बीच एक गियर के गिरने की वजह से एक कैदी की जान चली जाती है। ये देखकर कैरन नाम की वो लंबी औरत जेलर जैम्पा के ऊपर गुस्सा होकर उन्हें मारने के लिए जाती है, लेकिन जेलर को मारने से पहले ही ऑफिसर उसे जान से मार डालते हैं। अब अपने दोस्त का बदला लेने के लिए कार्ला और बाकी सारे कैदी जेलर को हमला करने का प्रयास करते हैं। तभी वहाँ पर ब्लॉसम आकर उन्हें रोकती है और उन्हें ये करने से मना करती है क्योंकि ऑफिसर्स के पास हथियार थे। इधर ऑफिसर्स को भी डर था कि जरूर वो कैदी बदला ले सकती है, इसीलिए जेलर और भी ऑफिसर्स को शाम तक वहाँ पर आने का आदेश देते हैं। अब लिन के पास ये जानकारी थी कि शाम तक वो सभी कैदी यहाँ से भागने के फिराक में है। वो ये बात जेलर जैम्पा को बताना चाहती थी, इसलिए वो ऑफिसर्स के सामने गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि उसे जेलर के साथ एक जरूरी बात करनी है, लेकिन ऑफिसर उसकी एक भी बात नहीं सुनते। तब लिन अपने आप को बीमार दिखाकर डॉक्टर के पास पहुंचती है और उन्हें सब कुछ खोलकर बता देती है। इधर डीजे जैंगो एक ऑफिसर को शराब पिलाकर बहुत बुरी तरीके से मारता है। दूसरा ऑफिसर आकर जब अपने साथी को इस हालत में देखता है तो वो डीजे जैंगो को अपने बंदूक के नोक पर ले लेता है। तब तक वहाँ पर टेरी भी आ चुकी थी और वो उसी ऑफिसर को पीछे से मारकर बेहोश करती है। दूसरी तरफ डॉक्टर जेलर जैम्पा के झोपड़ी में जाकर उन्हें ब्लॉसम और डीजे जैंगो का प्लान बताती है। इधर डीजे जैंगो ब्लॉसम के साथ मिलकर सभी कैदियों को आजाद करके जेल को तहस नहस करके वहाँ से निकलने लगता है। तब तक वहाँ पर बाकी सारे ऑफिसर्स आकर उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिससे बहुत सारे कैदी मारे जाते हैं। इसी बीच एक ऑफिसर डीजे जैंगो के ऊपर भी गोली चलाता है। डीजे जैंगो मरने से पहले अपनी बीवी क्लासम से यह वादा लेता है कि वो जैसे इस क्रांति को जारी रखे, लेकिन तभी कुछ ऑफिसर आकर उसके ऊपर भी ग्रेनाइड फेंक कर उसे भी जान से मार डालते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि उन सभी कैदियों में से टेरी, कार्ला, रीना और लिन नाम की 4 ही कैदी बचे हुए थे। वो चारों बहुत चोटिल होकर बहुत मुश्किल से एक नदी को पार करती है। यहाँ पर कार्ला के पैर में चोट आ गई थी, इसीलिए वो उन्हें यहीं पर ही छोड़कर आगे का सफर तय करने के लिए कहती है, लेकिन टेरी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। तब तक वहाँ पर उन्हें सूंघते सूंघते सिक्योरिटी गार्ड और उनके कुत्ते भी पहुंच चुके थे। वो कुत्ते लिन और कैरन को वहीं पर ही नोच नोच कर खा जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर टेरी और कार्ला वहाँ से भाग निकलती है। आगे उन्हें नदी के पास कुछ लोग मिलते हैं जो कि दरअसल डीजे जैंगो के ही लोग थे। वो लोग टेरी और कार्ला को रेस्क्यू करके उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं और उनसे डीजे जैंगो और क्लासम के बारे में भी पूछते हैं। टेरी उन्हें बताती है कि डीजे जैंगो और ब्लॉसम मरे नहीं है, बल्कि वो लोग शहीद हुए हैं। इसके बाद वो दोनों लड़कियां नाव में बैठकर अपने शहर के लिए निकल जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।